तो आज हम लोग वेक्टर में पैकेज का एक दो डाउट कर लें। वेक्टर पैकेज के कुछ डाउट्स। कौन कौन से बताइए? 43, 43, 46 और 47, सॉरी 47, 42 भी है। 42 एक सवाल और पूछ सकते हैं आप। 49 तो क्लास में कराए थे। 49 तो है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू b का मैग्नीट्यूड। सबको x मान लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। cos 120 डिग्री आया था आंसर। हाँ बोलिए कौन सा? 48 भी क्लास में कराए हैं। a b वेक्टर दिया हुआ है, आपको एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड b के बराबर है और वो a के पैरेलल है, मतलब a के डायरेक्शन में है। देखना पिछले क्लास में कराए हैं। और कौन सा जल्दी से बोलो? कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो 43 नंबर सवाल है। 43 नंबर सवाल है, अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। 43 सवाल है कि एक पर्सन मूव कर रहा है 30 मीटर नॉर्थ, इधर की तरफ 30 मीटर, सॉरी नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ, इधर की तरफ 30 मीटर, और देन 20 मीटर ईस्ट, इधर की तरफ 20 मीटर, एंड देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट किधर होता है वो हम लोग इधर देख लेते हैं। ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इसको कहते हैं। इधर की तरफ वो मूव कर रहा है कितना मीटर? 30√2 मीटर। और साउथ वेस्ट का मतलब ये एंगल 45 होगा। ये एंगल कितना होगा? तो इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या बताना है? तो डिस्प्लेसमेंट लिखिए। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको क्या लिखेंगे? 30j कैप। क्या लिखेंगे? 30j कैप। इसको क्या लिखेंगे? 20i कैप। और इसको क्या लिखेंगे? तो इस 30√2 के दो कंपोनेंट होंगे। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा। ये वाला कंपाउंड कितना लिखोगे? 30√2 cos 45, और cos 45 1/√2 होता है, और 30 का इधर कंपोनेंट 30√2 sin 45, ये भी 30 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? 30 माइनस आई में और 30 माइनस जे, माइनस 30i कैप माइनस 30j कैप। तो कितना हो गया? 30j कैप कटा 20i कैप माइनस 30i कैप माइनस 10i कैप। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10 मीटर, और डायरेक्शन माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब वेस्ट, इसी को बोलते हैं ना माइनस आई कैप वेस्ट। हो गया। ये 43 था। इसके बाद 46 था ना? 46 नंबर क्या है सवाल भाई? 46 है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, makes 60 degree with one of the vector. Find angle between vectors. Find angle between vectors. तो यहाँ पे दो वेक्टर और दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और इनके रिजल्टेंट की बात हो रही है। तो हमने पिछले क्लास में सीखा था कि अगर एक वेक्टर a ऐसे हो और दूसरा वेक्टर b ऐसे हो, हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं, तो इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। थीटा से लिखते हैं, यही हम लोग से पूछा गया है।
ठीक है। और रिजल्टेंट क्या होता है? इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला वेक्टर, ये रिजल्टेंट होता है। बोलो। और रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर के साथ जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? फाई। क्या बोलते हैं? फाई। और एक फॉर्मूला हमने लिखा था कि tan फाई कितने के बराबर होता है? b sin थीटा बाय a प्लस b। तो ये फाई दिया हुआ हम लोग को कि रिजल्टेंट मेक्स 60 डिग्री विथ वन ऑफ द वेक्टर्स। ये फाई दिया हुआ है 60 डिग्री, तो रख दीजिए यहाँ tan 60 इज इक्वल्स टू b का मान आप a समझ लीजिए क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, दोनों वेक्टर क्या इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो b के बदले क्या लिख दीजिए? a sin थीटा बाय a प्लस b के जगह a cos थीटा। तो tan 60 कितना होता है? √3। बोलो। a कॉमन लिए कट गया, ऊपर नीचे कट जाएगा ना, ऊपर बचेगा sin थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। sin थीटा का एक फॉर्मूला होता है, sin थीटा को आप लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। ये sin थीटा का फॉर्मूला होता है। और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला तो पिछले क्लास में ही मैंने आपको बताया था, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। इन दोनों फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल कर लीजिए। sin थीटा के बदले क्या लिखेंगे? 2 sin थीटा बाय 2 इनटू बाय 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का मतलब 2 बार cos थीटा बाय 2 लिखना है। बोलो। तो ये cos थीटा बाय 2, ये cos थीटा बाय 2 कटा, ये 2 से 2 कटा, sin बाय cos क्या हो गया? tan थीटा बाय 2। हम लोग लिख सकते हैं √3 इज इक्वल्स टू tan थीटा बाय 2। और √3 को क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री। तो tan 60 इज इक्वल्स टू tan थीटा बाय 2, दोनों साइड से tan कट गया तो थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। नहीं मारेंगे 2 इधर आया 120 डिग्री। कितना आंसर हो गया? रुकिएगा, इस सवाल को तो मैंने आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाया है। कैसे सॉल्व करके दिखाया है? लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा है जिससे इस सवाल को हम लोग आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इस बात को जरा समझिएगा। इसका सेकंड मेथड इस सवाल का सेकंड मेथड। आपको याद है मैंने एक रूल सीखा था, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम रूल। उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पैरेललोग्राम रूल से भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं कि नहीं ऐड कर सकते हैं? कैसे ज्वाइन करना होता है इनको? टेल टू टेल। कैसे ज्वाइन करना होता है? टेल टू टेल ज्वाइन करना होता है। जरा करते हैं टेल टू टेल। एक वेक्टर ऐसा लीजिए, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। ये देखिए टेल टू टेल ज्वाइन हो गए। और फिर क्या सीखे थे हम लोग? टेल टू टेल ज्वाइन करके क्या करते हैं? इसके पैरेलल ऐसे लाइन खींचते हैं और इसके पैरेलल ऐसे लाइन खींच के क्या बनाते हैं? पैरेललोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड ए है, इसका भी मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। और ये कैसे ज्वाइंड है? टेल टू टेल। इनके बीच का एंगल तो यही होगा, इसी को बोलेंगे थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलेंगे ना। और रिजल्टेंट पैरेललोग्राम रूल के अनुसार कैसे निकालते हैं? ऐसे, यही होता है रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर के साथ एंगल तो ये वाला एंगल को कहेंगे फाई, जो कि यहां कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अगर ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, कैसे हैं? तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए ये लेंथ जितना ये लेंथ भी उतना ही, ये लेंथ जितना ये लेंथ भी उतना ही, और ये साइड कॉमन, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो ये भी 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा? इजी पीजी ज़प्पन इजी, है ना। तो आगे से हम लोग याद रखेंगे कि जो रिजल्टेंट होता है टू इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का, वो
उन दोनों वेक्टर के एंगल का एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल के बाइसेक्टर पे है ना ये लाइन, ये ना कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर। तो क्या याद रखेंगे हम लोग? नोट करके पॉइंट लिख रहे हैं, नोट करके पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग। The resultant of two equal vectors is at their angle bisector, तो बताइए हम लोग कुछ बातें अभी इक्वल वेक्टर्स का हम याद भी रख लें। अगर मान लीजिए एक वेक्टर लिखें हम ऐसे a और दूसरा वेक्टर लिखें ये a 60 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? 60 डिग्री। ये दो वेक्टर हैं 60 डिग्री पर, ये भी f है ये भी f है। इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? इसके एंगल बाइसेक्टर पे, यहाँ। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और इसका वैल्यू कितना होगा? इस रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा? तो लिखिए फॉर्मूला, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 लिखोगे, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर तो 60 डिग्री है। ये रिजल्टेंट इसके लिए लिखना है हम लोग, डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूला। अंडर रूट a की जगह लिखोगे f और b की जगह भी f, ये हो गया 2f स्क्वायर cos 60 1/2 होता है, 1/2 कट गया, मतलब ये 2 कट गया, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना होगा? उसका रूट 3 है। आगे से ये याद रखेंगे हम लोग कि अगर दो वेक्टर हैं और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है इक्वल वेक्टर का, तो रिजल्टेंट कितना होता है? √3 है। कितना होता है? कहाँ यूज पड़ेगा? तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इसका यूज पड़ेगा ग्रेविटेशन नामक चैप्टर में। हम लोग कहेंगे देखो एक ट्रायंगल है और यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, ये मास दूसरा यहाँ रखा हुआ है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? और एक मास यहाँ रखा हुआ है। तो आपको पता होगा कि ग्रेविटेशन का नियम कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो आपको नहीं लगता है कि ये वाला जो मास होगा वो इस वाले मास पर इधर फोर्स लगा रहा होगा, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। उसी तरह ये वाला भी इस पे लगा रहा होगा ऐसे, बोलो। दोनों फोर्स सेम ही होगा, क्योंकि Gm1m2/a², यहाँ भी Gm1m2/a²। तो अगर इस फोर्स को हम लोग F कह रहे हैं, ये फोर्स भी कितना होगा? दोनों टेल टू टेल ज्वाइंट है, बीच का एंगल कितना? तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना इस पर फोर्स लग रहा होगा? कितना रिजल्टेंट लग रहा होगा? √3। ऐसे बीच में इसके एंगल बाइसेक्टर पे, मतलब ये ऑब्जेक्ट नीचे आने का टेंडेंसी रखेगा, कितने फोर्स से? √3। समझ गए? तो ये एक पहला एग्जांपल हो गया इस नोट पॉइंट का। इस तरह दूसरा एग्जांपल इस नोट पॉइंट का हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं। अगर दो फोर्स 90 डिग्री पे, ये F और ये F, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट किधर होगा? इनके बीच में, ऐसे होगा ना जी? ये रिजल्टेंट होगा कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे, एक वेक्टर के साथ 45 डिग्री एंगल होगा। और ये रिजल्टेंट कितना होगा? इस फॉर्मूले में रखिए, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 90। cos 90 तो 0 होता है, ये खत्म हो गया। f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर, उसका रूट कितना होगा? √2 है। ठीक है, इसी तरह अगर दो इक्वल फोर्स है, 120 डिग्री पे, कितने पे? ऐसे, जो सवाल अभी पूछा गया था आपसे, दो वेक्टर अगर 120 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट इनके एंगल बाइसेक्टर पे होगा, इक्वल है, तो ऐसे होगा। कितने एंगल पे? 65 होगा, 60 डिग्री। और ये रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट बताइए कितना होगा? R इज इक्वल्स टू अंडर रूट f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 120। cos 120 माइनस हाफ होता है, पिछले क्लास में बताए थे। तो
तो 2 2 कट जाएगा, ये माइनस एफ स्क्वायर बचेगा, तो सिर्फ एफ स्क्वायर बचेगा, रूट हो जाएगा एफ। और ये पिछले क्लास में ये सवाल सॉल्व भी किए थे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट a प्लस बी, रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है ना, और दोनों वेक्टर अगर बराबर है, सब बराबर है, ऐसा तभी होता है कि जब ये कितने डिग्री पे एंगल पे हो, 120। देखो ये भी f है, ये भी f है, ये भी कितना है f। समझ गया? तो व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स हियर, इस केस में एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना है 120। यार तुम लोग जब बात कर रहे हो, कितना एंगल बिटवीन वेक्टर्स 120। और रिजल्टेंट का एक वेक्टर के साथ एंगल कितना है 60। एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ वन ऑफ द वेक्टर, विथ वन वेक्टर कितना है 60। ठीक है, एक सवाल हमने और लिखा था, कौन सा 47 और फिर 47 नंबर सवाल है। दो वेक्टर दिए हुए आपको, वेक्टर ए दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। आपसे पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड, आपको मैग्नीट्यूड बताना है एंड डायरेक्शन कोसाइन, बताना है किसका, ऑफ ए एंड बी, दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड बता दीजिए, अलग अलग डायरेक्शन बता दीजिए, बस हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये मैग्नीट्यूड निकाले जाता ही होगा आप लोग को, अंडर रूट आई वाला कोएफिशिएंट का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 4, ये हम पहले लिख दिए, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर। इस तरह बी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, निकाल लेंगे ना। और डायरेक्शन कोसाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन जैसे निकालेंगे, जैसे ए का निकालना है तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू 3 बाय इसका मैग्नीट्यूड, जो भी निकाल के आएगा, ये L हो गया। m क्या होता है cos बीटा 2 बाय a का मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा डायरेक्शन कोसाइन मतलब बस इतना ही, 3 बाय मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, वही डायरेक्शन कोसाइन हो गया। एंगल विद वेक्टर, एंगल विद एक्सिस बोलेगा तब आप cos को इधर भेजेंगे, तब अल्फा बताएंगे, cos इनवर्स इतना। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब cos अल्फा का वैल्यू, और एंगल का मतलब अल्फा का वैल्यू। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब cos अल्फा का वैल्यू, और एंगल का मतलब निकाल देंगे इस तरह से। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन सवाल था। क्या जो क्वेश्चन लिखे थे उसमें 3i वेक्टर दिया, वो क्या नहीं, वो वेक्टर और कैप ऐसे ही लिखा जाता है, आई वेक्टर लिखे, दिस इज सेम एज आई कैप। ठीक है, बुक्स में अलग अलग तरह से प्रिंट होते हैं, डिपेंड करता है कि जो प्रिंट करने वाला है वो कितना सक्षम है प्रिंट करने में, इक्वेशंस टाइप करने में, वो उसके लिए है। एक सवाल आपने और पूछा तो 42, 42 नंबर सवाल है, फाइंड एंगल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप विथ y एक्सिस। कौन से एक्सिस के साथ, बताइए, तो ना आसान सा सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। y एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा। तो बीटा पूछा जा रहा है आपसे, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, cos बीटा इज इक्वल्स टू y वाला वैल्यू 3 बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, अंडर रूट 4 प्लस 9 13, तो बीटा हो गया cos इनवर्स 3 बाय रूट 13। अब अगर आंसर इस फॉर्म में हो तो बल्ले बल्ले, नहीं तो cos बीटा पता है तो हम सब बीटा निकाल सकते हैं। ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए, ये हो गया बीटा, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया हम लोग का 3, हाइपोटेन्यूज हो गया रूट 13, ये हो गया 2।
पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए। और tan बीटा क्या लिखेंगे 2/3, तो अगर बीटा पूछे tan के फॉर्म में तो tan इनवर्स 2/3, साइन के फॉर्म में पूछे तो साइन बीटा यहाँ से निकाल दीजिए, साइन इनवर्स के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो ये सारे सवाल थे आपके डाउट्स, पैकेज के कुछ जल्दी से लिख लीजिए। तो अब हम लोग लास्ट पार्ट वेक्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या डिस्कस करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर। पहले एग्जांपल से आप समझने का प्रयास करिए कि आखिर हमें दो वेक्टर के प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अलग अलग कहने का जरूरत क्यों पड़ रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, और ये एग्जांपल के साथ साथ एक सवाल भी है। एक बात और, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो डॉट प्रोडक्ट नामक चैप्टर टॉपिक आपके चैप्टर 4 में नहीं है। वेक्टर कहां पे लिखा हुआ है? चैप्टर 4 में। तो जहां तक अभी तक हम लोग डिस्कस किए उतनी बातें चैप्टर 4 में है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का बात कहां पे है? चैप्टर 6 में, जहां पे वर्क पढ़ाया गया है वहां पे डॉट प्रोडक्ट का चर्चा। और क्रॉस प्रोडक्ट का बात कहां है? चैप्टर 7 में, जहां पे टॉर्क पढ़ाया गया है। ठीक है, लेकिन वो दोनों बात हम लोग यहीं पे वेक्टर में डिस्कस कर ले रहे हैं। दोनों बात हम लोग यहीं पे कर ले रहे हैं, ताकि फिर वहां पे जब वर्क लिखे तो आपको पता हो कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है और टॉर्क होता है आर क्रॉस। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का बेसिक हम लोग यहीं पे चर्चा कर ले रहे हैं, बाकी इसका यूज तो सब जगह पड़ेगा। तो हम लोग एक बहुत फेमस क्वांटिटी है, उसका नाम क्या है? वर्क। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क कैसा क्वांटिटी है? लेकिन वर्क को डिफाइन किया जाता है F.S। इसका डेफिनेशन है। अभी तक आप बचपन से डेफिनेशन कैसे लिखते थे कि कोई चीज का डेफिनेशन होता है शब्दों में लिख दिया अंग्रेजी में, लेकिन अब डेफिनेशन कैसे लिखना है? तो एक तो उसका अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरा उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो यहां पे देखिए क्या है, F क्या है? फोर्स। F क्या है? जो कि कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। देखिए मैंने इसके ऊपर एरो दिखाया है। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये भी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इन दो वेक्टर के प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आ रहा है वर्क, वो कैसा क्वांटिटी है? तो वैसा मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर का जिसका रिजल्ट क्या है? स्केलर क्वांटिटी आए, उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और ऐसे केस में दोनों वेक्टर के बीच में डॉट का सिंबल लगाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैसे करते हैं सर डॉट प्रोडक्ट? तो मान लीजिए एक पॉइंट ए है और यहां से ये पार्टिकल डिस्प्लेस होके यहां बी पे आ गया, तो इसको हम लोग कहेंगे इनिशियल। इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए 2, 4, -3। इसका क्या है? कोऑर्डिनेट। और फाइनली यहां आ गया तो इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 4, 5, 6। तो ये इनिशियल पोजीशन का कोऑर्डिनेट है, और वो कभी कभी इस कोऑर्डिनेट को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा रहेगा। किसके फॉर्म में लिखा रहेगा? तो कहेगा कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर, आर इनिशियल। इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो जो भी कोऑर्डिनेट है उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप लिख दीजिए। पोजीशन वेक्टर लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -3। तो अगर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। एक्स वाला में खाली आई लगा देना है, वाई वाला में जे लगा देना है, के वाला में, जेड वाला में के लगा देना है। ठीक है। और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। बोलो, बताओ फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे? ये फाइनल पॉइंट है।
4i कैप 5j कैप, ठीक है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जो वेक्टर मिलाता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये कैसे निकालते हैं? तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जरा माइनस करिए, 4i माइनस 2i कितना लिखोगे? 5j माइनस 4j प्लस j प्लस 6k माइनस 3k प्लस 9k। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या हो गया? और मान लिया जाए कि फोर्स का वैल्यू कुछ ऐसे है, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 10k या प्लस 10k। इतना न्यूटन फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट इतना मीटर है। डिस्प्लेसमेंट इतना, तो बताइए वर्क कितना? वर्क लिखेंगे F डॉट S, तो F लिखिए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस डॉट वो लिखिए प्लस 9k। इसको सॉल्व कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन ऐसा ही होता है, 2i का इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट का एक नियम है, अगर दो वेक्टर हैं डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b, तो इनका फॉर्मूला होता है a b cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट क्या फॉर्मूला होता है? a डॉट b इज इक्वल्स टू। अब देखिए जरा, i कैप ये वेक्टर है, बोलो, और j कैप ये वेक्टर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो अगर मैं i डॉट j पूछूं तो उनके बीच का एंगल तो 90 है। cos 90 कितना होता है? इसलिए i डॉट j क्या होता है? 90 डिग्री, सॉरी 0 होता है। i डॉट j क्या होता है? 0 होता है। इसी तरह i डॉट k भी क्या होगा? इसी तरह j डॉट k भी क्या होगा? तो याद रखना, फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम बोलने जा रहे हैं, जब भी कहे कि दो चीज परपेंडिकुलर है, जब भी कहे कि दो चीज और अगर वो वेक्टर्स हैं तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? द डॉट प्रोडक्ट of two perpendicular vectors is 0. The dot product of two perpendicular vectors is, इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि a dot b is equals to 0. a dot b is equals to, तो कहीं पर भी लिखा हो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो पहला बात क्या याद आएगा आपको? उसका डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, परपेंडिकुलर का एक और नाम बताए थे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो करिए जरा यहां डॉट प्रोडक्ट। i का j के साथ 0 हो जाता है, i का k के साथ भी। तो ऐसे आप आगे से हम लोग ऐसे कहा करेंगे, i का i के साथ, j का k का k के साथ खाली कर दो। तो 2i इंटू 2i 4, और i डॉट i 1 होता है। i डॉट i कितना होता है? j वाला को j के साथ तो -3, k वाला को k के साथ तो +90। तो 94 - 3 91। और यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट था न्यूटन, इसका मीटर, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी कहते हैं। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? तो वर्क हो जाएगा 91 जूल। और देखिए ये सिर्फ वैल्यू आया, कोई डायरेक्शन, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या बात हम लोग डिस्कस किए? पहला कि अगर दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है a डॉट b तो कितना होता है? ab cos थीटा। सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, कोई डायरेक्शन। वर्क कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है जो कि f डॉट s से आता है। फिर करके दिखाए कि फोर्स दिया हुआ है और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ, k वाला को।
और ये तीसरा पॉइंट लिखे कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके डॉट प्रोडक्ट्स 0। इस बात में थोड़ा सा हम लोग अभ्यास करें, इस पे एक दो सवाल करके आप और समझेंगे अच्छे से। कभी कभी आपसे दो वेक्टर के बीच एंगल पूछेगा, कभी कभी आपसे क्या पूछेगा, एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स। जैसे दिया रहेगा, मान लीजिए ये वेक्टर A है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर B है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और आपसे पूछेगा फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। आपको इन दोनों के बीच क्या निकालना है, तो एंगल भी जब भी पूछे तो आपको डॉट प्रोडक्ट का ही याद आना चाहिए। किसका याद आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट थोड़ा आसान होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा मेहनत ज्यादा होता है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स पूछ रहा है तो आपको डॉट प्रोडक्ट का याद आना चाहिए। हम लोग जानते हैं A डॉट B क्या होता है, A मतलब A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो जरा A का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, कितना होगा, अंडर रूट और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 1, तो रूट 14 हो गया। और B का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25, तो 50 मतलब 5 रूट 2, 50 मतलब। अब जरा इस फॉर्मूले में रख दीजिए A डॉट B, A डॉट B मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, I को I के साथ, तो 2 3 जा 6, J को J के साथ तो माइनस 12, K को K के साथ तो प्लस AB, AB मतलब A इंटू B, 14 इंटू ये, तो ये लिखेंगे 5, या कुछ 1 था तो 5 लिख दिए, और रूट 14 इंटू रूट 2 रूट 28 और कॉस थीटा। समझ रहे हैं सब लोग, तो 6 5 11 माइनस 12 माइनस 1 बाई इसको भेज दीजिए 5, तो 28 को लिख सकते हैं 4 इंटू 7, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, फिर 10 रूट 7 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो थीटा क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय, इस तरह से हम लोग किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का ये यूज है, किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। एक सब अभ्यास और करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखिए, ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि वेक्टर A दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर B दिया हुआ है 4i कैप प्लस x j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा। और कहेगा कि फाइंड x, फाइंड so that the vectors are perpendicular, so that the vectors are perpendicular, ताकि वेक्टर्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ऐसा कहेगा आपसे। तो आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। पहला बात हमेशा यही याद आना चाहिए, फिजिक्स में कुछ की वर्ड्स हैं और उन की वर्ड्स का मैथमेटिकल मीनिंग है, वो आपको ध्यान रखने चाहिए। जब भी कहे कि दो चीज परपेंडिकुलर है तो पहला चीज आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, उनका डॉट प्रोडक्ट, तो A डॉट B 0 होगा। A डॉट B करिए, कैसे करें डॉट प्रोडक्ट, I वाला को I के साथ तो 4 दूनी 8, J वाला को J के साथ तो 3x, K वाला को K के साथ माइनस 4 इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट को 0 पुट कर दी, तो ये 4 हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू माइनस 4, तो x का वैल्यू इजी पीजी है ना। एक एप्लीकेशन और वेक्टर का याद रखिएगा, कभी कोई सवाल ऐसे पूछेगा आपसे, फाइंड द प्रोजेक्शन,
क्या पूछेगा? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन याद रखिएगा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए थ्री आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप in the direction of वेक्टर b जो कि है 3i कैप प्लस 4j कैप। इसको ऐसे भी पूछ सकता है या कभी कभी प्रोजेक्शन के बदले कंपोनेंट भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? कंपोनेंट भी लिख सकता है कि इस वेक्टर का इसके तरफ कंपोनेंट बताइए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। इसका क्या होता है? फॉर्मूला कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट कहे या प्रोजेक्शन, कंपोनेंट कहे या प्रोजेक्शन एक ही बात है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, इन द डायरेक्शन ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है। किसका कंपोनेंट लिखना है? ए का, तो लिखिए ए वेक्टर डॉट किसके डायरेक्शन में लिखना है? तो बी का डायरेक्शन कौन बताएगा? बी का डायरेक्शन कौन बताएगा? बी कैप। कौन बताएगा? फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप। और बी कैप कैसे निकालते हैं? बी का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का, तो ये फॉर्मूला लगा देना। अब करिए, ए डॉट बी करने तो आता है आप लोग को। ए डॉट बी करो, ये रहा बी, ये रहा ए। ए डॉट बी करो, कैसे करें डॉट प्रोडक्ट? आई वाला को तो 3 3 जा, जे वाला को 16 और के वाला को के के साथ। तो यहाँ -5 के, यहाँ के 0 है, कुछ नहीं तो 0, तो वो 0। ठीक है, बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड होगा √9 + 16 कितना हो जाएगा? 25/5, तो कितना आंसर आ जाएगा? समझ गए? जिसका प्रोजेक्शन निकालना है वो वेक्टर लिखिए, डॉट जिसके डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर। एक बार रिकैप करने जल्दी से। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एस वर्क होता है। ठीक है, वर्क क्या होता है? एफ डॉट एस। ये इसका एग्जांपल बताए। ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। कैसे करते हैं? आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के के साथ। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। फिर हमने बताया कि डॉट प्रोडक्ट का पहला यूज है क्या निकालने के लिए? एंगल निकालने के लिए, एंगल बिटवीन दो वेक्टर निकालने के लिए। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। फिर दूसरा पूछा जाता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कोई एक्स वगैरह पूछ लिया जाएगा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग याद रखते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0। और तीसरा पूछा जाता है किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे के डायरेक्शन में। एक आखिरी पॉइंट डॉट प्रोडक्ट के बारे में, एक आखिरी पॉइंट, इसको बोलते हैं कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बहुत खतरनाक सा नाम है, खाली है बहुत सिंपल सा। आप जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है या बराबर हो सकता है, 1 से कभी बड़ा। और अभी हम लोग एक फॉर्मूला और लिखे, ये पहला बात हुआ, ये पहला इक्वेशन हुआ। और दूसरा इक्वेशन हम लोग ये भी लिखे कि a डॉट b इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, a डॉट b बाय ab। तो हम लोग दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। cos थीटा में इसका वैल्यू रख दीजिए, तो cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे, a डॉट b बाय a का मैग्नीट्यूड इनटू, और वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए।
एक लाइन और। तो इसका मतलब A डॉट B जो होता है, A डॉट B का जो भी वैल्यू आता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है, इसको उधर भेज दिए, A के मैग्नीट्यूड इनटू B के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट। A डॉट B का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा छोटा होता है A के मैग्नीट्यूड इनटू B के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। इसको शब्दों में क्या लिखेंगे, क्या कहता है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is always less than, is always or equal to the product of their magnitudes, product of their magnitudes। मतलब दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करके कुछ वैल्यू निकालिए और उनके मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट करके वैल्यू निकालिए, तो कौन छोटा होगा? डॉट प्रोडक्ट, या बराबर हो सकता है, कभी भी बड़ा। ये कौन बताता है? कॉची-श्वार्ट्ज। तो ये डिस्कशन था किसका? अब क्रॉस प्रोडक्ट जान लेते थोड़ा सा, लिखेंगे, लिखो, देख टाइम फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, लिखो। चलो क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसके बारे में लिखते हैं हम लोग, तो अब फॉर्मूला से ही लिखते हैं। एग्जांपल एक बता कराएंगे आप लोग को। अगर A क्रॉस B लिखा हुआ हो, क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत ध्यान समझिए, एकदम शांत दिमाग से। अगर A क्रॉस B लिखा हुआ हो तो इसका फॉर्मूला होता है AB sin थीटा। तो मैग्नीट्यूड मिलता है और एक डायरेक्शन भी मिलता है n क्या, एक क्या मिलता है? डायरेक्शन भी n क्या। मतलब अब आपके पास मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है और डायरेक्शन भी मिल रहा है, मैग्नीट्यूड भी मिल रहा और ये डायरेक्शन कैसे निकलता है? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। कैसे निकलता है? राइट हैंड रूल। जो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक एग्जांपल मान लेते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे मैग्नेटिक्स में कि जो फोर्स होता है वो होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। क्या होता है? अभी नीट 2021 में भी ये सवाल पूछ दिया गया था। अभी टटके जो एग्जाम हुआ है नीट 2021, इसमें भी यही सवाल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से पूछ दिया था। बोला था कि मान लीजिए Q का वैल्यू 1 है, कितना मान लीजिए, तो फोर्स कितना होगा? सीधा सीधा V क्रॉस B के बराबर। बाकी V दिया हुआ था, B दिया हुआ था, F दिया हुआ था, B में कुछ टर्म्स थे, आपको बताना था उसका वैल्यू, हम लोग करेंगे भी वो सवाल। अभी पहले थोड़ा समझते हैं कि देखिए वेलोसिटी V क्या है और B को फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। B को क्या बोलते हैं? और इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिल रहा है हमें? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है वो जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम लोग उसको समझने का प्रयास करें और कहें कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसमें है? मतलब अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। और एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है ऐसे, तो वेलोसिटी इधर की तरफ है, वेलोसिटी इधर की तरफ है।
आपको बताना है फोर्स किधर लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स V क्रॉस B से आया है। फोर्स किससे आया है? तो फोर्स का डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग निकलेगा? राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो पहले अपना सब लोग राइट हैंड ऐसे कर लीजिए, जैसा मेरा हाथ है, जैसा बिल्कुल मेरा हाथ है। देखिए ये थंब है मेरा, और ये मेरा थंब इस चारों फिंगर के परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा। कितना एंगल दिख रहा होगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं। इसको हम लोग कहेंगे थंब, इसको हम लोग कहेंगे राइट हैंड का चारों फिंगर या पाम, और इसको कहेंगे पाम। इसको कहेंगे राइट हैंड का चारों फिंगर, और इसको कहेंगे पाम। और आप इमेजिन करिए कि पाम में सेल्फी वाला कैमरा लगा हुआ है। कौन वाला कैमरा? फ्रंट कैमरा। मतलब अभी अगर मेरा पाम ऐसे है तो ये किधर देख रहा है? इधर वाला इमेज दिखेगा ना, इधर वाला दिखेगा फोटो। अभी ऐसे है तो इधर, ऐसे है ना, ऐसे है तो इधर, और इधर है तो इधर। तो आपको क्या करना है? राइट हैंड के चारों फिंगर को पहले वेक्टर की तरफ ले जाना है। पहला वेक्टर यहाँ पे कौन सा है? B, वेलोसिटी। पहला वेक्टर कौन सा है? हमेशा पहला वेक्टर जो लिखा हुआ है उसके तरफ राइट हैंड के चारों फिंगर को ले जाना है। वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है, इधर की तरफ राइट हैंड के चारों फिंगर को ले जाना है। हम ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं, और ऐसे भी ले जा सकते हैं। बोलो। लेकिन इस चारों केस में मेरा पाम अलग अलग जगह का सेल्फी ले रहा है। पहले हम ऐसे ले जा रहे हैं, बताओ पाम किधर का सेल्फी ले रहा है? इधर का, इधर का, ऊपर का नहीं, ऐसे। अगर ऐसे ले जा रहे हैं तो अंदर का, ऐसे ले जा रहे हैं तो इधर का, और ऐसे ले जा रहे हैं तो बाहर, इधर का। आपको वैसे ले जाना है जो सच दैट कि पाम जो हो दूसरे वेक्टर का सेल्फी ले ले, दूसरे वेक्टर का। तो चलिए ले जाइए। बी वेक्टर किधर है? अंदर की तरफ, इधर अंदर में है ना। तो कैसे ले जाओगे? क्या ऐसे ले जाएंगे? ऐसे। हाँ देखो, पाम अंदर देख रहा ना, तो थंब किधर आया? ऐसे। जिधर थंब आया वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, वही उस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। समझ गए राइट हैंड रूल? फिर से समझाएं? एक बार फिर समझो, एक बार फिर से समझिए। ये तो मैं ये वाला नहीं समझाऊंगा वापस से, ये वाला तो एक बार लिख दीजिए। आई क्रॉस जे समझिए। ये देखिए आई है और ये जे है। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का वैल्यू हम लोग को जानना है। आई क्रॉस, तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। आई क्रॉस जे, तो आई का मैग्नीट्यूड, ये तो यूनिट वेक्टर है ना, कैप लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड हो गया 1, बी का भी मैग्नीट्यूड, तो खाली बचा साइन, दोनों के बीच का एंगल थीटा। आई और जे के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री, साइन 90, और इसका एक डायरेक्शन भी होगा, इसका एक। अब डायरेक्शन देखिए कैसे निकालेंगे। राइट हैंड के चारों फिंगर को पहले वेक्टर की तरफ ले जाएंगे। पहला वेक्टर क्या है? तो आई की तरफ राइट हैंड के चारों फिंगर को ले जाएंगे। आई देखो इधर, ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं, और ऐसे भी ले जा सकते हैं, है ना। लेकिन पाम किसको देखना चाहिए? जे। जे किधर है? क्या ले गए चारों फिंगर को? तो जे की तरफ देख रहा है। ऐसे ले गए तो, ऐसे ले गए तो अंदर दिख रहा है पाम। पाम पाम ये किधर दिख रहा है? अंदर। किधर देखना है? ऊपर ना, जे तो कैसे ले जाओगे? तो थंब किधर आया? इधर। बाहर आया ना, तो इसको बोलते हैं के कैप। क्या बोलते हैं? के कैप। तो ये होगा साइन 91 होता है, तो के कैप। अब देखो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब यूज पड़ेगा तो आपको समझ में आने लगेगा बहुत। आई कैप, जे कैप, के कैप के लिए एक रूल भी है, ट्रिक भी है, वो ट्रिक भी याद रख सकते हैं। तो ये ट्रिक है, ऐसे एक सर्कल बना लीजिए, आई ऐसे दिखा लीजिए, जे ऐसे और के ऐसे, ठीक है। अब देखिए आई से चलिए, आई क्रॉस जे का मतलब आई से जे तक चलना है। तो आई से जे तक गए तो दो को छोड़ करके क्या मिला? के लिख दिए। और हम लोग इस एरो के डायरेक्शन में ही चले। देखिए आई से जे गए और जे के बाद क्या मिल गया? तो जैसे एरो चल रहा है हम लोग भी वैसे ही चल रहे हैं, तो पॉजिटिव लिखेंगे। अगर आप पूछते जे क्रॉस आई, तो जे से आई तक चले, के मिला, लेकिन एरो के अपोजिट चले तो क्या लिखेंगे? इसी तरह अगर हम पूछे जे क्रॉस के,
जे क्रॉस के, तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, अगर परपेंडिकुलर होंगे। दूसरा पॉइंट कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है, दो वेक्टर पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना होगा, थीटा 0 डिग्री, मतलब पैरेलल वेक्टर्स। और अगर थीटा 180 डिग्री हुआ तो क्या सिखाए थे, क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर्स। एंटी पैरेलल साइन 0 का भी वैल्यू 0 होता है और साइन 180 का भी वैल्यू 0 होता है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है। तो ये हो गए A क्रॉस B। अच्छा, तो यहां पे I वाला J के साथ 0 नहीं होता है, वहां I डॉट J 0 था, यहां पे I J क्रॉस J K होता है। अगर मैं I क्रॉस I पूछूं तो I क्रॉस I तो सेम ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा 0। इस तरह J क्रॉस J, इसी तरह K क्रॉस K 0। तो यहां पर I वाला को I के साथ नहीं करेंगे क्योंकि तो 0 हो जाएगा, I वाला को J और J वाला को I और K के साथ करेंगे और K वाला को I और J के साथ, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं। एक बहुत फेमस एग्जांपल, इसका नाम है टॉर्क। बहुत फेमस एग्जांपल, क्या नाम है, टॉर्क। टॉर्क को ऐसे टाउ से लिखते हैं, टी ऐसे खींच दो, ये टाउ होता है। एक बार एक इंजीनियर बाबू ने चिट्ठी लिखी, ठीक है, किसको, अपने ताऊ जी को, ठीक है। क्या लिखा उस चिट्ठी में, क्या लिखा, पाए लागू ताऊ जी, है ना। अब उसके ताऊ जी चाय पी पी के परेशान है कि लिखा क्या है भाई, ऐसा लैंग्वेज तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। है, आप लोग के साथ ऐसा ना हो, तो ये वही टाउ जी है, ठीक है, ये टाउ है। तो टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क क्या है, और इसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। R क्रॉस F, हम ये मिटा देते हैं तो पता नहीं चला, आप लोग लिखते वक्त ये भी लिख लिए और बाद में आगे पूछेंगे कुछ बच्चे, अरे क्या लिखे थे, इसका मीनिंग नहीं समझ में आया, है ना। बच्चे लोग कितने नालायक होते हैं, नो देम। थोड़ा सा टॉर्क के बारे में समझते हैं। देखिए, अगर किसी फोर्स से किसी बॉडी को आप चलाना चाहें तो आप धक्का देंगे, चलेगा। लेकिन अगर कोई बॉडी फिक्स्ड हो किसी एक्सिस के अबाउट, जैसे पंखा है, पंखा फिक्स कर दे या यहां में खिरनी लगा दे, पंखा ब्लेड्स लगा दे इस तरह से, तो अब ये इस एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड है। आप इधर से धक्का दोगे तो ये चलेगा नहीं, लेकिन मैं ऐसे धक्का दूं तो वो क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो फोर्स का वह टेंडेंसी, वह इफेक्ट जो किसी बॉडी को घुमा सकता है, रोटेट करवा सकता है, कितना रोटेट करवा सकता है, उसी के लिए मेजरमेंट क्या है, टॉर्क। तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल इफेक्ट ऑफ टॉर्क, सॉरी रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम लोग रोटेशन में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी बस क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल के तहत इसको पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, घूम सकता है। तो इस पॉइंट O को हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहेंगे, ये O को कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस बॉडी को रोटेट कराने के लिए हम लोग कहीं फोर्स लगाएंगे, ऐसे इस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया, कुछ लेट सपोज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप,
कितना फोर्स लगाया, इतना न्यूटन का। जहां पर फोर्स लगाया इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट P, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में हो सकता है दिए हो, जैसे मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 1, -3 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 0, 2। तो इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से इसको मिलाने वाले, सॉरी, इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट P को मिलाने वाले वेक्टर को R वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? और अभी मैंने आपको सिखाया था R वेक्टर कैसे लिखेंगे। फाइनल माइनस हेड हमेशा फाइनल होता है, टेल हमेशा। फाइनल माइनस कैंसिल करो, ये लिखा हुआ है 4 - 2 कितना हो जाएगा 2i कैप। 0 - 1 -j कैप और 2 - -3 +5, ये R वेक्टर निकल गया। और F वेक्टर तो पता ही है। लेट्स सपोज ये R वेक्टर किसमें है, मीटर में। तो अगर आपसे पूछे कि इस फोर्स का टॉर्क बताइए, टॉर्क अबाउट O, क्या बोलेंगे? टॉर्क अबाउट O। तो आप रख दीजिए इस फॉर्मूले में। R वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस क्रॉस F। F कितना है 2i कैप -3j कैप प्लस 4। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग ये सर्कल हमेशा बना लिया करेंगे, i j k। क्रॉस प्रोडक्ट करिए। i वाला को i वाले के साथ नहीं करना है, किसके साथ करना है? तो गौर से देखिएगा, 2i यहां है और j वाला यहां है, तो 2 × -3 कितना हो गया i क्रॉस j। i से j की तरफ चलिए तो क्या मिलेगा k, और डायरेक्शन में चले सेम डायरेक्शन में तो प्लस k मिलेगा, ठीक है। फिर i वाला को k के साथ करिए, तो यहाँ 2 है यहाँ 4 है, कितना लिख दिए 8 प्लस 8 लिखा हुआ है, ठीक है। i क्रॉस k, i क्रॉस k करोगे तो क्या होगा -1, क्योंकि उल्टा चलेगा -j। आ रहा समझ में? j वाला का साथ चलिए, ठीक है। j को i के साथ करेंगे तो यहाँ लिखा है -1, यहाँ लिखा हुआ है 2, तो कितना होगा -2। j क्रॉस i, j से i के तरफ गए तो क्या मिला कि माइनस, उल्टा चले ना, तो ये माइनस माइनस प्लस k हो गया। यही बात समझ में? फिर j वाला को k के साथ, तो ये माइनस है यहाँ 4 है, -4 हो गया। j क्रॉस k, j क्रॉस k क्या हो जाएगा? आ रहा समझ में? अब k वाला को i के साथ करेंगे तो 5 2 जा 10। देखिए जब भी प्लस आ रहा है तो हम प्लस नहीं लिख रहे हैं, प्लस आ रहा है तो, क्योंकि प्लस इसलिए नहीं लिख रहे कि जो भी इसका साइन होगा वही यहां लिख देंगे। माइनस आया तो लिख रहे हैं 5 2 जा 10, k क्रॉस i, k क्रॉस i क्या होगा प्लस j, समझ रहे ना क्या हम कर रहे हैं? k वाला को j के साथ, तो 5 क्रॉस 3 क्या लिखेंगे -15, यहाँ माइनस है तो भाई को माइनस वाला लिख दिए, ठीक है। और k क्रॉस j, k क्रॉस j माइनस i होगा, तो ये माइनस माइनस क्या लिख दिए। आई बात समझ में कैसे लिख रहे थे? पक्का? अब लिखो, ये खुद से प्रैक्टिस करना, छापना नहीं है। आप लोग क्या करते हैं सारे स्टेप छापने लगते हैं। आप ये सब लिखिए, ये लिखिए, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट खुद से करिए, ये सारी चीजें खुद से करिए हमेशा। अब i वाला लिखो, यहाँ -4i है, यहाँ 15i है, तो कितना हो जाएगा 11i। ये -8j है, यहाँ +10j है, +2j -4, इतना न्यूटन मीटर। इससे क्या आया? न्यूटन मीटर। यूनिट क्या आया? और न्यूटन मीटर क्या बोलते हैं? हमेशा नहीं बोलते। टॉर्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर ही होता है, लेकिन उस न्यूटन मीटर को जूल नहीं बोलते। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी,
तो न्यूटन मीटर जब एनर्जी वाले कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है उसको जूल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कहते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ये टॉर्क समझ गए? एग्जांपल। अब हम लोग टॉर्क का कुछ एप्लीकेशंस का डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? 2-4 बातें डिस्कस कर लें। पहला बात है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं होता है। इसको आप बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? जबकि A डॉट B और B डॉट A करो बात एक ही होता है। A डॉट B करो और B डॉट A करो बात, लेकिन A क्रॉस B और B क्रॉस A में फर्क हो जाता है डायरेक्शन का। किसका फर्क होता है? मैग्नीट्यूड से नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। इसको हम लोग इसलिए ऐसा भी कहते हैं कि A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर एंटी पैरेलल। आर एंटी पैरेलल मतलब A क्रॉस B से जो डायरेक्शन मिलेगा B क्रॉस A से उसका उल्टा मिलेगा। मतलब उनके बीच का एंगल कितना होगा? मतलब पाई रेडियन। कितना होगा? तो ये 3 बातें याद रखेंगे। पहली बात, A क्रॉस B B क्रॉस A बराबर, A क्रॉस B निगेटिव ऑफ B क्रॉस A के बराबर होता है। मतलब अगर A क्रॉस B इधर आया है तो B क्रॉस A अपोजिट आएगा, दोनों के बीच का एंगल। लेकिन डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। A डॉट B करो या B डॉट A सेम होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A क्रॉस B प्लस C। A क्रॉस, आप इसको लिख सकते हैं एकदम धूमधाम से, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो भी होता है। ये प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो डॉट प्रोडक्ट भी ओबे करता है। A डॉट अगर B प्लस C लिखा हुआ हो या B माइनस C तो ये होगा A डॉट B प्लस A डॉट C। और अगर माइनस है यहां तो ठीक है। ये प्रॉपर्टी समझ गए? जरा गौर से देखिएगा, एक बात, एक लाइन लिखने जा रहे हैं। हमने I क्रॉस J किया था और I क्रॉस J का रिजल्ट क्या आया था? I तो इधर होता है, एक पेन दो, 2 पेन दो। J तो इधर होता है और K किधर होता है? इधर, इधर बाहर में। ठीक है, मैं ये कहूं कि I और J के क्रॉस प्रोडक्ट से एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो I के भी परपेंडिकुलर है और J के भी परपेंडिकुलर है और गरिमा सो रही है। बट I क्रॉस J के क्रॉस प्रोडक्ट से एक ऐसा वेक्टर मिलता है, ऐसा वेक्टर जो कि I के भी परपेंडिकुलर है और इस बात को लिखेंगे तो आप लोग डरने लगिएगा। देखते हैं, डरना मत खाली। हम ऐसा कह रहे हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू C वेक्टर होता है। दिस वेक्टर is perpendicular to both A and B। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट नहीं कहेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट करके, कहेगा कि एक वेक्टर निकालिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, तो वैसा ही वेक्टर आएगा। अब ध्यान सुनना, दिस वेक्टर C is perpendicular to A। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं C डॉट A इज इक्वल्स टू 0। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? दिस वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू B, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं C डॉट B इज इक्वल्स टू, है ना? तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा कि इफ C डॉट A इज इक्वल्स टू 0 and C dot B is equals to 0, then find C।
देन फाइंड, तो सी क्या है? ए क्रॉस बी है। फिर से समझाओ, सुनो फिर से, अरे कुछ लोग फिर समझो। सी डॉट ए 0 है मतलब सी क्या है? ए के परपेंडिकुलर है। सी डॉट बी 0 है मतलब सी बी के भी परपेंडिकुलर है। मतलब सी एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के, और ऐसा वेक्टर तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही मिल सकता है। तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी के बराबर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कोई पूछा जा सकता है, दो तरह से पूछा जा सकता है। आपको कहेगा कि ए और बी दो वेक्टर है, फाइंड द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिएगा, आ जाएगा। या कभी ऐसा पूछेगा कि सी एक वेक्टर है जो कि ए के भी परपेंडिकुलर है और तो सी वेक्टर बताइए, तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल देंगे। तो एक बात ये खूब पूछा जाता है, एक दो पॉइंट छोटा सा लिखना और तो क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। अगर कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ, अगर कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ हो, ये मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है और इसके दो एडजेसेंट साइड्स, इसके दो एडजेसेंट साइड्स दिए हुए, ये एक एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाला। तो ये जो पहला साइड है इसको हम लोग कह रहे हैं ए वेक्टर, और ये दूसरा क्या है? तो इस पैरेललोग्राम का एरिया पता है कितना होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी। कर लीजिए पहले, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो एक वेक्टर आएगा ना, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना। क्या ले लेना? उतना ही स्क्वायर यूनिट्स इस पैरेललोग्राम का एरिया, उतना ही स्क्वायर यूनिट इस पैरेललोग्राम का। वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के दो साइड्स आपको पता है, ये पहला साइड है, ये दूसरा एडजेसेंट साइड है, ये दो वेक्टर आपको पता है, इसको कह रहे हैं वेक्टर ए, इसको कह रहे हैं वेक्टर। तो इस ट्रायंगल का भी एरिया आपको पता होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और वो होता है हाफ ए क्रॉस बी। तब ए क्रॉस बी लिखो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, उसका क्या कर दो? आधा। तो ट्रायंगल का भी एरिया मिल जाएगा। एक बात और, बहुत बात हो गई नहीं? एक बात समझो, अगर कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अगर कोई, और इसके दो डायगोनल दिए, इसके दो डायगोनल्स दिए हो, देखिए ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, ठीक है? नहीं मिट रहा, ये गलती से आ गया भाई। ये वाला डायगोनल को D1 वेक्टर कह रहे हैं, ये वाला डायगोनल को D2। तो ये जो D1 वेक्टर है ये बेसिकली A वेक्टर प्लस B वेक्टर होता है, जहां पे A है ये वाला साइड और B है, और ये जो D2 वेक्टर होता है वो A वेक्टर माइनस B वेक्टर होता है। तो अगर A और B वेक्टर पैरेललोग्राम के दो साइड है तो उसका इसको बोलते हैं मेन डायगोनल या मेजर डायगोनल। मेजर डायगोनल दोनों को ऐड करके आता है, और इसको बोलते हैं माइनर डायगोनल, वो दोनों को। और इस पैरेललोग्राम का एरिया A और B के फॉर्म में तुम लोग जानते ही हैं, डायगोनल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू हाफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। ठीक, हम खाली ये सब फॉर्मूला इसलिए बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन आपसे कहीं भी से कोई भी से पूछा सकता है। सब में करना क्रॉस प्रोडक्ट ही है, सब में करना, लेकिन पता तो रहे कि ये चीज पूछा जा सकता है। तो पैरेललोग्राम का एरिया अगर साइड दिया हो तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ट्रायंगल के एरिया हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, और अगर डायगोनल दिया हो तो भी फिर हाफ लगता है, देख रहे हैं? ठीक है, साइड में खाली हाफ नहीं लगता। एक आखिरी पॉइंट पक्का, आखिरी पॉइंट का मतलब कि अगर क्या डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मिला करके पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट।
जान लीजिए, बहुत आसान चीज है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? अगर आप ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें बी क्रॉस सी के साथ, बी क्रॉस मतलब ब्रैकेट अभी लगाया है, तो पहले आप क्या करेंगे, बी क्रॉस सी से एक वेक्टर निकाल देंगे और उसका ए के साथ, तो आंसर में फाइनली स्केलर नंबर मिलेगा कि वेक्टर, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो स्केलर आंसर आएगा। और अगर ऐसा करें ए क्रॉस बी क्रॉस सी करें, तो इसमें पहले क्या करोगे, बी क्रॉस सी कर दोगे और फिर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो क्या मिलेगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? इसको ऐसा लिखा भी जा सकता है, इसको ऐसा भी लिखा जाता है ए बी सी और ऐसे बिग ब्रैकेट के अंदर ए बी सी एक साथ लिखा हो, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसका ना एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या यूज है, कभी कभी आपसे कहेगा कि देखिए ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और तीन वेक्टर इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर है, और ये तीनों वेक्टर इसी प्लेन में है, ये तीनों वेक्टर इसी एक ही प्लेन में है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। कैसे वेक्टर हैं? कोप्लेनर है। ऑल लाइंग ऐसा स्पेलिंग होता ना, ऑल लाइंग इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में ये लाई कर रहे हैं। तो ऐसा तभी होता है जब ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो हो। ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो? एक बहुत बड़ा बात, हम खतरनाक बात नहीं लिख दी है। देखिए ए बी सी सब एक ही प्लेन में है इस तरह से। अब मैंने क्या किया, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी करने से क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा जो कि बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और तो बी इसी प्लेन में था, सी भी इसी प्लेन में था, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे मिलेगा। तो बी क्रॉस सी से मान लो डी वेक्टर मिला जो कि इधर की तरफ प्लेन के, और ए कहां है, इसी प्लेन में है। ए कहां है, तो ये ए और ये डी क्या है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं तो याद रखिए अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हो तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, समझ गए? बस वक्त आ गया कहने का कि इति श्री रेवाखंडे वेक्टर समाप्तम। खूब प्रैक्टिस करिए वेक्टर, जितना प्रैक्टिस कर सकते। धन्यवाद।